नमस्कार दोस्तों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है। जो आपका 3 अप्रैल से शुरू है। 4 क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरीय के कंप्लीट करवाए थे, ये 5वां क्वेश्चन है। आपकी तैयारी अगर आप इस वीडियो से करते हैं तो 100% आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और मैं लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर बहुविकल्पीय और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5वां प्रश्न है कि बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 2016 और 19 में ये पूछा गया था। उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित है। एक है, पहला है कि बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। 2 है, दूसरा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। तीसरा, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। चौथा, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। 5वां है कि बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। 6 है, यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। 7वां, बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। 8वां, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। 9वां है कि भारणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद 10वां है कि बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आत्मिक दृष्टि से होने से बचाना। 11वां, लैंगिक शोषण बचाना। 12वां, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। तो ये आपका था कि बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि जो बच्चे का बाल अधिकार है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये आपको लिखना होगा। 6वां प्रश्न है, दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जितने भी प्रश्न की तैयारी है यहाँ पर करवाई जाएगी, तो प्लीज़ उसके लिए सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। 6वां क्वेश्चन है कि मिशनरी स्कूलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है कि मिशनरी स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। दूसरा, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। तीसरा, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। चौथा, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। 5वां, इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था, उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। 6वां, बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। 7वां, बालकों की योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था। 8वां, विद्यालय का समय निश्चित होता था और शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार चलता था। 9वां, विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य पुस्तक पढ़ाते थे। 9वां, विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य पुस्तक पढ़ाते थे, पाठ्य विषय। 10वां है कि इन स्कूलों में परीक्षाएं होती थी, लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थी को कक्षोन्नति दी जाती थी, यानी अगले कक्षा में प्रवेश दिया जाता था। 11वां है, अध्यापन अपने विषय के ज्ञाता और प्रशिक्षित होते थे। जो अध्यापक होते थे वो अपने विषय के ज्ञाता और प्रशिक्षित होते थे। 12वां, समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। अब देखो, मिशनरी जो स्कूल थी उसकी ये सारी विशेषताएं हैं कि सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। 13, रविवार को विद्यालयों में अवकाश रहता था। ये आपके मिशनरी स्कूलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखना था। अगर आप इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अगर आपका तैयार है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको देखने को मिलता है। या प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, उसका आपको थोड़ा सा व्याख्या करके लिखना है। उत्तर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। जो विवाद है 20 वर्षों यानी 1813 से 1833 ईस्वी तक चलता रहा। यह विवाद निम्नलिखित विषयों पर था। विवाद का विषय क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। कौन कौन से? पहला प्राच्य शिक्षावादी, दूसरा पाश्चात्य शिक्षावादी, तीसरा लोक भाषावादी। तो ये था आपका प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। 8वां क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर पेपर में आपको ये हर साल पूछा जाता है। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। यह आता है वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। आपका बहुविकल्पी में आता है कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा गया है। उत्तर होगा वुड का घोषणा पत्र। 1854 में आया था। घोषणा पत्र का मूल्यांकन, उत्तर है घोषणा पत्र का मूल्यांकन। पहला है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। इनके जितने भी सुझाव थे वो भारतीय शिक्षकों के हित में थे और छात्रों के। दूसरा है इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। तीसरा, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का स्वीकार किया गया, जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। छनाई का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले से। चौथा, इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। पांचवा है कि घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। छठवां, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। सातवां, शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की क्या की गई? सिफारिश की गई। आठवां, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। नौवां, भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया। 10वां, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। 11वां है कि श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसने कहा? आंसर होगा श्री जेम्स ने। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है, जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। ये इनकी पूरी क्या है? परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लघुत्तरीय क्वेश्चन का 9 नंबर है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकाले हो गए, वुड का घोषणा पत्र हो गया, पाश्चात्य विवाद, ये सारे हर साल आपको देखने को मिलेंगे। इनके बिना पेपर नहीं बन पाता है। उसके बाद क्या है कि भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान, आइए जानते हैं क्या इनका योगदान था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दादा भाई नेहरू ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नत करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। कौन कौन सा है कि पहला है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकार नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। तीसरा,
अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। ये भी सही है। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी, जिसकी उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले से ही संबंधित है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट करना है आपको। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। उत्तर, मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े थे, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती थी। मैकाले की क्या आलोचना थी कि मैकाले की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। नंबर 1, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके। और इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम यानी कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को क्या करें, भुला बैठे। दूसरा है कि विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थी जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम हुई थी। यह उसकी भूल थी। मैकाले ने इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया था और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा न बन पाई। तीसरा, संपूर्ण भारतीय साहित्य मैकाले की दृष्टि से निकृष्ट था। मैकाले ने प्राच्य साहित्य का ऐसा अपमान किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वेद, उपनिषद और संस्कृत भाषा का अपार साहित्य उसको तुच्छ मालूम हुआ। सच्चाई तो यह है कि मैकाले 17वीं शताब्दी से पूर्व के भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ था। वह हमारे धर्म, दर्शन और कला से पूर्ण अपरिचित था। चौथा है कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। ये उसकी सोच थी। पांचवा है कि मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्गों को शिक्षित करना माना। उसने निस्यंदन फिल्टरेशन थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाने लगी और यह आशा करनी थी कि यह शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। मैकाले की इस शिक्षा नीति का यह परिणाम हुआ कि शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच खाई उत्पन्न होती गई। शिक्षित वर्ग सरकार के साथ मिलकर सीधी सादी भारतीय जनता का शोषण करने लगा। छठवां है कि मैकाले ने 1836 में अपने पिता को एक पत्र में अपनी इच्छा प्रकट की कि यदि भारत में उसकी शिक्षा नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रह जाएगा। इस प्रकार मैकाले का हार्दिक अभिलाषा थी भारत की धार्मिक एकता को नष्ट भ्रष्ट कर देना, परंतु उसका यह सपना पूरा ना हो सका। कितनी घटिया सोच थी इसकी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुड घोषणा पत्र के दोष क्या थे उसको भी लिखना है। तो या फिर आपका आता है कि भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ आपको करवाए जाएंगे। भारतीय लोगों के उद्देश्य के शिक्षा देने से ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे। ओके, ये था वुड के घोषणा पत्र का दोष। आप इसमें और कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा की क्या देन थी, आइए इसको जानते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। वह स्वभाव से उदार कुछ स्वेच्छाधारी उपासक थे। वह केंद्रीकरण एवं कार्य क्षमता के पक्षधर थे, एक कुशल प्रशासक, महान कूटनीतिक, पाश्चात्य संस्कृति तथा सभ्य के पुजारी थे। उनका मानना था कि एशियाई जातियों का उद्धार केवल पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के प्रसार से ही संभव है। उन्होंने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में भी जो भी कार्य किए उन्हें कोई अन्य व्यक्ति 2 गुने
कोई अन्य व्यक्ति दोगुने अथवा तिगुने समय में भी नहीं कर सकता है, दोगुने अथवा तिगुने समय में भी नहीं कर पाता है। उन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नवीन जीवन प्रदान किया और सन 1895 को पाश्चात्य शिक्षा तीव्र गति से आगे बढ़ी और उसकी आश्चर्यजनक प्रगति हुई। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में तत्काल भारतीय शिक्षा में व्याप्त दोषों का विस्तृत विवेचन किया था, उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाए, परंतु जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण की नीति को भारतीयों ने पसंद नहीं किया। लॉर्ड कर्जन जिस नीति का अनुगमन करके भारतीय शिक्षा को समुन्नत करना चाहता था, उसके प्रति भारतीय जनसाधारण सशंकित था। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। प्राथमिक शिक्षा वह सभी को दिए जाने का पक्षधर था, लेकिन उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में चलकर कुछ गिने चुने लोगों को ही प्रदान करने का पक्षपात था। यानी जो प्राइमरी शिक्षा है वो सबको देना चाहता था, लेकिन जो उच्च शिक्षा है सिर्फ गिने चुने लोगों को ही देना चाहता था। फिर भी उन्होंने भारतीय शिक्षा के विकास में जो योगदान लॉर्ड कर्जन ने दिया, उसके लिए भारत सदैव उसका ऋणी रहेगा। यदि उनका स्वभाव असंयत होता और वे भारतीय जनता की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर पाते तो अपने प्रयासों में और अधिक सफल हो जाते। भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन ने निम्नांकित देन और प्रयास है। क्या है? पहला है विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन तथा उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। आइए थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा, ये आपकी हेडिंग है। तो क्या है इसके अंदर कि लॉर्ड कर्जन ने अपने शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के सुधार पर सबसे पहले ध्यान दिया। साल 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालयों की स्थिति और उनकी भविष्योन्नति की जांच करने तथा उनके विधान और कार्य प्रणाली को सुधारने तथा उनका शिक्षण स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु की। दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि। लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो नीति अपनाई उसमें दो विशेषताएं थी। तटस्थता को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया गया, उसकी संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत है कि पहला माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण, दूसरा माध्यमिक विद्यालयों का गुणात्मक विकास। तो माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण में लिखना है आपको कि शिक्षा विभाग द्वारा आप केवल उन विद्यालयों की मान्यता दी जा सकती थी जिनकी स्थापना उस स्थान पर हो जहां उनकी मांग हो, जिनकी प्रबंध समिति का आर्थिक दशा ठीक हो और जो भली भांति घटित हो, जिनमें शिक्षक सच्चरित्र तथा अध्यापन कार्य में रुचि लेने वाले हों, जिनमें छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन, शिक्षा आदि के लिए समुचित व्यवस्था हो। दूसरा क्या था कि माध्यमिक विद्यालयों का गुणात्मक विकास। प्रत्येक जिले में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया जिसको आदर्श मानकर गैर सरकारी हाई स्कूल शिक्षण कार्य करें। छात्रों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार की ओर से निरीक्षण का उचित प्रबंध किया जाए। मिडिल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं रखी जाए, साथ ही अंग्रेजी का उचित ज्ञान दिया जाए। दोस्तों 11 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका 12वां क्वेश्चन है। हंटर आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आप तैयार करके जाइएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत थी या नहीं। तो राधे राधे सभी को। आपका डीएलएड में जो भी सेमेस्टर हो आपका अच्छा नंबर आए। अभी तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के आपके मन मुताबिक नंबर आए। जय राधे राधे।